आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेज़र मशीन के बारे में। अगर आपको लेज़र मशीन लेना है तो कौन से वाला लेज़र मशीन लेना चाहिए। तो हमारे पास जो मॉडल है मैंने पहले वो दिखाता हूँ। तो हम जब मशीन रिसीव किया था उस टाइम में हमने एक वीडियो रिव्यूज़ किया था, तो कुछ इस तरीके से हमें मिला था और ये फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये जब असेंबल कंप्लीट हो जाता है तो इसका लुकिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये जो वेरिएंट है ये 65 इंचेस का वेरिएंट है, मतलब ये 65 इंचेस का सेटअप है जो आप डायरेक्ट पैनल रख के 65 इंचेस पैनल को ऑब्जर्व करके उसमें प्रॉब्लम एनालाइज कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर 75 इंचेस तक या तो 85 इंचेस तक पैनल को भी शायद चेक किया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर आपको मशीन लेना है तो आपकी बजट के अकॉर्डिंग में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप छोटा मशीन ना लें। ठीक है, छोटा मशीन लेने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होगा, अगर मान के चलो आप पैनल क्या राइट साइड में आप चेक कर रहे हो, अगर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो उस केस में आपका प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जो स्पेस है वो ठीक तरीके से नहीं रहेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट मूवमेंट करने में प्रॉब्लम्स होंगे। जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तब आपको दिक्कतें ज़्यादा होंगे। मतलब अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो उस टाइम में हो सकता है आपको कुछ फ़र्क ना पड़े या पता ना चले, लेकिन जब धीरे धीरे आपका नॉलेज अपग्रेड होंगे तो आपको दिक्कतें मिलने लग जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो जिसका एकदम लो बजट है वो 65 इंचेस वाला जो वेरिएंट है वो प्रेफर करें। मतलब आप इसको लेने के लिए डिसाइड करो आप ये कौन सा कंपनी का ले। देखो, ये जो कंपनी का आपको लेना है मशीन्स, ठीक है, ये मैंने आपको कोई कंपनी सजेस्ट नहीं करूँगा। इंडिया में 2-3 कंपनी है और चाइनीज़ मशीन भी है, तो दोनों में आप पता लगाओ जिन लोगों के पास मशीन है उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, और आपका बजट अगर तगड़ा है तो आप एक प्रीमियम क्वालिटी वाला मशीन को चॉइस करो। और इस मशीन के अंदर 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज इस तरीके से मशीन की वेरिएंट है और भी वर्जन निकल गया है। ठीक है, तो ये 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज में क्या डिफरेंसेस होता है मैंने कोई नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आपको देखना है 30 हर्ट्ज का परफॉर्मेंस कैसा है तो पहले मैं इसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, आप देखो। यहाँ पर ये देखो, ये 30 हर्ट्ज का परफॉर्मेंस है। जो 30 हर्ट्ज की मशीन होता है वो स्मूथली इस तरीके से कटिंग होता है। अगर हम 5 हर्ट्ज की मशीन से इस तरीके की ट्राई करेंगे शायद ही इतना स्मूथली कटिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख लिया कि 30 हर्ट्ज की मशीन की काटिंग कैसा है। एक प्री साइज काटिंग होता है, जितना हम सिलेक्शन किया उतना में ही काटिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक अपडेटेड वर्जन मशीन है। जो 30 हर्ट्ज का मशीन था मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो जो लेटेस्ट वर्जन की मशीन है इसके अंदर पावर सप्लाई और चीज़ों को अपग्रेड किया गया पहले वाला वर्जन से। ठीक है, तो हम इसका परफॉर्मेंस देख लिया कि किस तरीके की परफॉर्मेंस था। अभी हमें जब काम करना होता है तो इस हर्ट्ज को हमें 30 हर्ट्ज में रख के काम नहीं करना चाहिए, तो इसको भी एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर हमें ज़्यादा
फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर हम कम फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। जैसे कि डेटा बाईपास अगर हमें करना है तो हमें वहाँ पे एक प्रीसाइज कटिंग चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा फायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जब हमें कोई लॉन्ग ट्रैक को कट करना है तो उस केस में हमें इस तरीके की फायरिंग करने की ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो हमें एक लेज़र मशीन अगर ऑपरेटिंग करना है उसका सही गाइडलाइंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मशीन इंस्टॉलेशन करके चला गया और हम उसके बाद और उसके अंदर कोई चेंजेस ही ना किया हो, ठीक है। तो आपको पैनल अगर इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करना है तो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं वो फाइंड आउट होना चाहिए। अगर जब तक आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया तो उस केस में सॉल्यूशन के लिए कहीं मतलब आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मशीन अगर आपको लेना है तो कौन सा कंपनी का लेना चाहिए ये डिसाइड आप करोगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपसे बातचीत करके आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग में मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो मशीन है ये चाइनीज़ मशीन है। आपने देख लिया जो लेज़र मशीन है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज़ ही करते हैं और बाकी हमारे जो इंडियन में कंपनीज हैं इन लोग असेंबल करते हैं, ठीक है। तो आप असेंबल मशीन भी ले सकते हैं और इम्पोर्टेड मशीन भी ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर मेरे पास आप सजेशन चाहते हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। लेकिन बस लेज़र मशीन लेने से ही आपका काम नहीं चलेगा। ये जो लेज़र मशीन हम लेंगे किस लिए, वर्टिकल लाइंस रिपेयर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस रिपेयर करने के लिए और जो शॉर्ट सर्किट पैनल्स होंगे उस पैनल को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की स्ट्रेटजी नहीं रहेगा तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जिस तरीक़े से हम मैनुअल मॉडिफिकेशन करते हैं या तो मैनुअल तरीके से जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम शॉर्ट किलर वगैरह अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है एक शॉर्ट किलर की हेल्प के ज़रिए हम सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद कई सारे पैनल को हम मॉडिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जैक्ट प्रॉब्लम को नहीं पकड़ा है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है। जो काम हम करते हैं बाहर से वो हमें पता नहीं कहाँ पर प्रॉब्लम है। जब आपके पास लेज़र मशीन आएंगे तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम की पता लगाया जा सकता है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है। एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट है तो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके निकाला है, फिर देखा गया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। जब आपको प्रॉब्लम मिलेंगे तब आप इसका सॉल्यूशन के बारे में सोच सकेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसका हेल्प लेने के लिए आप यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, ठीक है, आपको फ्री में गाइडलाइंस देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम फाइंड आउट करना उतना ईजी नहीं होता है जितना ईजी हम वीडियो में देखते हैं। जो बंदा इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये कितना टाइम लगता है और कितना डिफ़िकल्ट है, इजी है कि नहीं है। अगर आपकी सही गाइडलाइंस होंगे तो आपकी केसेस में इजी होंगे। अगर आपका गाइडलाइंस सही तरीके से नहीं होगा तो आपको कितना भी आप कोशिश कर लो ढूंढने के लिए, ठीक है, हो सकता है आपको एक दो बार मिल जाए लेकिन तीसरी बार नहीं मिलेंगे। या तो सैमसंग पैनल जो होता है उस पैनल हो सकते हैं आप रिपेयर कर लोगे। तो यहाँ पे पैनल रिपेयर करने से पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि हमने ऑड इवन वाला प्रॉब्लम देखा है जो हम मैनुअल तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। एलजी पैनल में हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन वाला काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो भी जाता है। लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशंस अगर हम करना चाहते हैं तो उस केस में हम लेज़र मशीन की हेल्प ले सकते हैं। एग्जैक्ट प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम पर काम करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है। मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड किया हूँ, एक्सप्लेन भी किया हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें लेज़र मशीन, मेरा नज़र में, मैं अगर आपको एक सजेशन दूँ कि जो 65 इंचेस वाला है, अगर आपका 65 इंचेस तक पैनल रिपेयर करना है तो यहाँ तक ठीक है ये मशीन, ठीक है। अगर इससे ऊपर वाला मतलब 85 इंचेस 70 इंचेस इस तरीके की पैनल अगर रिपेयर करना है इन फ्यूचर, तो उस केस में ये मशीन आपके लिए काफ़ी नहीं है। मतलब आपको दूसरा वर्जन लेना पड़ेगा जिसका साइज़ होगा 86 इंचेस या तो 85 इंचेस, ठीक है। इस तरीके की भी वर्जन आता है। तो आपको बिग साइज वाला में स्विच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ा पैनल रिपेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं होगा, और छोटा पैनल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस करोगे आप। अगर छोटा मशीन लोगे, वो बजट कम है, ठीक है, एक बिगिनर्स के लिए ठीक है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो वो मशीन आपको बहुत बेकार फील देगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जिन लोग लेके रखा हुआ है मशीन उन लोग बहुत परेशान हैं। मैं कई सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हूँ। तो लेज़र मशीन में प्रॉपर तरीके से कट होना, वेल्डिंग होना, ये आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो कंपनी का मशीन प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग प्रिसाइज होता है उसी कंपनी को आपको चॉइस करना चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज का क्या डिफरेंसेस है उसका मैंने एक जिक्र करूँगा, ठीक है। आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारी मशीन जब सेटअप कंप्लीट हुआ था, अगर हम देखें तो कुछ मशीन की सेटअप इस तरीके से था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पूरा एक व्यूज मैंने 360 में लिया था। तो मशीन इंस्टॉलेशन करते टाइम एक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल बनना है, यस, बेसिक इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से डीपली आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक लेवल कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉब्लम तक पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब भी मशीन इंस्टॉलेशन होता है वहाँ पर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अच्छी तरीके से गाइडलाइंस किया जाता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का यही गलती होता है कि वो शॉर्टकट में सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। अगर आप शॉर्टकट में सॉल्यूशन ढूंढने लग जाओगे, ठीक है, वो आपको कभी कभी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज से कोई दूसरा कंपनी के पैनल को प्रॉब्लम एनालाइज करके फाइंड आउट करने में आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। या तो आपको जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग में आप काम करोगे, सॉल्यूशन होगा नहीं। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि हमें पैनल की इंटरनल इंफॉर्मेशन, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट करेंगे उतना अच्छी तरीके से हम क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करके हम खुद से डिसाइड कर पाएंगे क्या सॉल्यूशन हम करेंगे। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, चाइनीज़ वीडियो फॉलो करना पड़ेगा, या तो पहले से जो वीडियोस अपलोड करके रखा हुआ है उस वीडियो को हमें फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आया? अगर आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनना है तो आपको बेसिक लेवल को अच्छी तरीके से ध्यान देना है, और वहाँ पे आपका क्या मिस्टेक है उस मिस्टेक को सुधार लाना है। मतलब हम लोग जो काम करते हैं वो काम करने का तरीका सही नहीं है। मैंने देखा हो बहुत सारे ट्रेनर हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक उनकी इन्फॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होता है, और उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पर है वो प्रॉब्लम तक हमें पहुँचाया नहीं जाता है, बस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिखाया जाता है या तो दिया जाता है। अगर हम प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो हम सॉल्यूशन कैसे सोचेंगे। जब आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लियोगे तभी उसका सॉल्यूशन आप कर पाओगे, या तो आप खुद से सोच पाओगे। अगर प्रॉब्लम तक आप पहुंच ही नहीं पाया तो क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो इसीलिए मैंने बार बार आपको ये समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि सॉल्यूशन के पीछे ना भागकर एक पैनल की सीक्वेंस को समझने के लिए कोशिश करो। जब आप सीक्वेंस को लॉजिकली समझोगे जेन्युइन प्रोसेस से,
ठीक है, तब जाके आप एक बेहतर टेक्नीशियन बन पाओगे। नहीं तो हमें जो ट्रेनर्स वगैरह हम देखते हैं, इन लोग जो एक्सप्लेन वगैरह करते हैं, वो कई सारी केसेस में ब्लॉक डायग्राम के बारे में जिक्र करते हैं। ब्लॉक डायग्राम और एक्चुअल डायग्राम दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल जो डायग्राम है उसको फोकस करना है, उसको समझना है। ब्लॉक डायग्राम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो हमारी मेमोरीज में ऑलवेज सेव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, जो इंटरनल सर्किट होंगे उन सर्किट को स्टडी करेंगे, तब जाके ना हम कुछ कर पाएंगे। तो अगर आपको मशीन लेना है, मशीन लेने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जितना भी लोग मशीन लेके रखा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। उसका एक ही फेलियर है, उनकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब काम करने का जो एक स्ट्रेटेजी होता है वो अच्छी तरीके से नहीं मिला है उनको। अगर थियोरिटिकल मिला भी है वो प्रैक्टिकल में नहीं मिल रहा है। वो जिस तरीके से सीखा है उस तरीके से प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है। पैनल रिपेयर करने का कई सारी प्रोसेस होता है। ड्राई कनेक्शन होता है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट होता है, ऑड इवन प्रॉब्लम्स आते हैं, VGS लाइन में प्रॉब्लम्स आते हैं, VGL लाइन में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप प्रॉब्लम को डिसाइड ही नहीं कर पाया इस पैनल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए वीडियोस इतना ही है। मैंने किसी और वीडियोस में कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र करेंगे और मशीन की 5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज में क्या डिफरेंसेस है उसका बारे में भी मैं जिक्र करूँगा। सो आज के लिए वीडियो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।